हाउ टू यूज से पहले ये वीडियो देखो। इतनी सुंदर जगह है ना ये, सच बता रही हूँ, ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गुलमर्ग के नाम का मतलब होता है मैडो ऑफ फ्लावर, पर इसके नाम से जस्ट अपोजिट यहाँ मोस्टली टूरिस्ट विंटर में ही आते हैं। कुछ चीजें होती है ना जो बस फील ही कर सकते हैं। स्नोफॉल का एक्सपीरियंस भी उनमें से ही एक है। पीर पंजाल के ब्यूटीफुल माउंटेन इस जगह को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। अब इतनी सुंदर जगह को देखकर आप ही बताओ किसका मन नहीं करेगा यहाँ जाने का। तो चलें, आप सब रेडी हो यहाँ चलने के लिए? कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर मौजूद गुलमर्ग की तुलना स्वर्ग से की जाती है और यहाँ हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में भारी बर्फबारी होती है। 2023 की तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत गुलमर्ग इस समय लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी अपने घर से उठकर इस जगह पर चले जाएं। लेकिन अगर आप आज इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको गुलमर्ग में बर्फ का भयंकर सूखा दिखाई देगा। गुलमर्ग के जिन स्थानों पर जनवरी के पहले हफ्ते में लगातार बर्फबारी होती थी, आज इन्हीं स्थानों पर सूखी घास नजर आ रही है। गुलमर्ग से बर्फ पूरी तरह से गुम हो चुकी है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आज की तस्वीरें देख लीजिए, 2023 की और 2024 की। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गुलमर्ग में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन की आपके लिए छोटी सी झलक है। कश्मीर की ये दो फोटोज देखिए। ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं वो पिछले साल की है और इस तरफ ये इस साल के जनवरी महीने की। पर कश्मीर की ये बर्फ कहाँ गायब हो गई, चलिए बताते हैं। देखिए, समुद्र सतह से 8500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुलमर्ग कश्मीर का बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट है और यहाँ पर हर साल ठंड के मौसम में भारी स्नोफॉल होता है। नवंबर से अप्रैल तक गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता था, लेकिन इस साल नवंबर तो छोड़ो, जनवरी तक भी वहाँ पर कोई स्नोफॉल हुआ ही नहीं। असल में इसके पीछे की वजह है एल नीनो। पैसिफिक ओशन में एल नीनो की वजह से 0.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ गया है और ये कश्मीर में स्नोफॉल होने से रोकता है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ में डिले होने की वजह से कैस्पियन सी से इंडियन ओशन में आने वाली कोल्ड विंड इस साल नहीं आ पाई, जिसके चलते कश्मीर में स्नोफॉल वाली कंडीशन बन ही नहीं पाई। पर बर्फबारी ना होने से गुलमर्ग आने वाले टूरिस्ट की संख्या 60% तक घट गई है। साथ ही कश्मीर में ग्राउंड वाटर लेवल कम होने की वजह से वहाँ पर पीने के पानी की समस्या का खतरा भी बढ़ गया है। पर कश्मीर बर्फ के बिना अधूरा है। आज के वक्त में दुनिया पर सबसे बड़ा थ्रेट ना ही वर्ल्ड वॉर है, ना ही पैंडेमिक है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा खतरा है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो शायद बातचीत से इशू सोल्व हो जाएगा और अगर कोई पैंडेमिक आ गया तो मे बी वैक्सीन से खत्म हो जाएगा। मगर क्लाइमेट चेंज ही जब सही नहीं होगा तो दुनिया में बचेगा क्या? क्लाइमेट चेंज एक ऐसा थ्रेट है दुनिया के लिए जिससे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, बीमारियां, इकोनॉमिक लॉस, ह्यूमन माइग्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्लाइमेट चेंज को ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट कहा है, लेकिन हम लोग क्लाइमेट चेंज पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्यों हमारे लिए बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता दूं। क्लाइमेट चेंज के 5 मेन इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं: हीट वेव, राइजिंग सी लेवल, पॉवर्टी इंक्रीजमेंट, मेल्टिंग ग्लेशियर।
वाटर लॉस, फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है और ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी में चले जा रहे हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, लेकिन बात करने के लिए समय ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा तो लोग मजबूर होंगे कि क्लाइमेट चेंज पर बात की जाए। अगर क्लाइमेट चेंज ही तेजी से बढ़ता गया तो शायद ही दुनिया में कुछ बचेगा। हर साल करोड़ों लोग गरीबी रेखा में जा रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस आमतौर पर क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस साल हुआ, हम खिलन मर गए थे, बर्फ थोड़ी सी कम हमें मिली। जो चीज नेचुरल है वो चीज जहाँ होनी चाहिए वहाँ होगी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। इसी के लिए आए थे हम यहाँ पे, बर्फबारी हो अच्छे से। सर कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, काफ़ी हरियाणा से, HR06 पानीपत से। वहाँ से आने का हमारा यही मकसद था कि अच्छे से वो मिले, इंजॉय कर सके। साल में एक बार टूर निकालते हम लाइफ में कि घूम सके, तो अभी टूर का कोई फायदा नहीं हुआ। हम उदास हैं, वो इतनी दूर से आए हैं, हमें कुछ मिला ही नहीं यहाँ। उदासी है, ड्राई एरिया सारा। हम तो आए हैं अपना एंजॉय करने के लिए आए थे, एंजॉय नहीं मिला हमें। आज से 3 दशकों के बाद जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रकृति और मौसम इतना बदल जाएगा कि दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में गुलमर्ग जैसी ठंड पड़ेगी और गुलमर्ग और श्रीनगर में कानपुर और लखनऊ जैसी गर्मी होगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस सब का कारण जलवायु परिवर्तन ही है। अब आप ये सभी सोचिए कि आज से कुछ वर्षों बाद आपको पहाड़ों पर बर्फ सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई देगी, और शायद ये तस्वीरें भी वो होंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की जाएंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद कुछ भी असली नहीं बचेगा और उनके लिए बर्फबारी भी आर्टिफिशियल ही करवानी पड़ेगी। है तो आइए मिलकर छोटी चीजों पर भी अवेयरनेस फैलाते हैं। आइए अब ये जो कुछ भी आपने देखा उसका यूज करना सीखते हैं। आपको मैंने इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लेक्चर फर्स्ट, जहां पर मैंने ऑल इंडिया रिवर करा रही हूँ, उसमें बताया था कि यूपीएससी लोकेशन से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ ऑक्साई चेन, ईस्ट ऑफ ले। फेमस प्लेसेस, फिर कौन सी रिवर वहां से फ्लो करती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 2 महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम बनाती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है? तो वो डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं करती है, उसका क्वेश्चन लोकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। अब आप सोचो, अब देखो PYQ को एनालिसिस करने का यहाँ पर मतलब सीखो। जैसे कि सभी टॉपर्स बताते हैं कि हमें PYQ देखने चाहिए। अब मैंने जब आपको रिवर का फर्स्ट लेक्चर करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी लोकेशन से क्वेश्चन पूछता है, पर क्या सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है? ये भी तो सोचो ना। तो उसके पीछे भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि लोकेशन भी कौन सी पूछी जाएगी, क्योंकि यूपीएससी को आपको मटेरियल कलेक्टर नहीं बनाना है। इन्वायरमेंटल कंसर्न हो, वहां पर अनस्टेबिलिटी हो, जैसे रशिया यूक्रेन वार, तो वहां के जो आसपास की जो कंट्री होती है, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, फेमस प्लेसेस होते हैं जो न्यूज में होते हैं, तो वो लोकेशन भी यूपीएससी कौन सी पूछने वाला है, उसके पीछे भी कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब ये होता है थोड़ा नेक्स्ट लेवल जो पीवाईक्यू को एनालिसिस करने का। फिर मैंने आपको वहां पर ये मैप भी दिखाया था कि लोकेशन को याद रखने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। फिर हम इससे पहले वाली वीडियो में डल झील का ओवरव्यू लेकर आए, उसके बाद अब हम यहाँ से गुलमर्ग में चले गए। तो अब ये हो रही है हमारी पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो अब आपको प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, और आपने अब ये लोकेशन आपके कभी भूलोगे कि कहाँ पर है गुलमर्ग और कहाँ पर है डल झील और कहाँ पर है पीर पंजाल, कौन सी रिवर जा रही है। तो इस तरीके से तैयारी हो रही है कि सभी चीज़ों को इंटरलिंक किया जाए। प्रीलिम्स मेंस हम पढ़े तो एकदम
इंटरलिंक करके सब कुछ। अब ऐसे की अब हम देखो, अब मैं मान लो वो एक स्टोरी मैंने आपको बता दी, अब सब उसको कॉपी कर आए तो नंबर कैसे मिलेंगे जब सब सेम ही लिख दोगे। इसलिए बहुत सारी हमारे पास स्टोरी जो होती है वो होना जरूरी है। तो कोई भी फिर उसमें से अच्छी लगे तो आप करो उसको यूज। अब जैसे हमें कहा जाता है कि आप हमेशा 10 से 15 मिनट पहले फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो पहले कि आप ऐसे में क्या लिखने वाले हो। जब हमें पढ़ाया ही वन लाइनर की तरह जाता है, ये फैक्ट वो फैक्ट ये फैक्ट वो फैक्ट, तो कैसे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है। पहले उनको सोचवाओ तो सही कि क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो अब आपको देख लिया है, आपने सब कुछ सुन लिया है, अब मान लो आपको ऐसे लिखने को मिला। अब आपने जब इस तरीके से देखा और पढ़ा, क्या आपको वो तुरंत चीजें याद नहीं आएंगी। तो इसलिए इतनी सारी मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, उसकी मैगजीन, उस कोचिंग की मैगजीन, इन सब के पीछे मत भागो। टॉपर्स भी अगर पढ़ते हैं ना उन चीज को, वो एक तरह से स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि उनकी PYQ और सिलेबस पर कमांड होती है। वो सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो उनकी कमांड होने की वजह से वो कोई भी चीज उठाते हैं तो वहां पे स्कैनिंग की जाती है उनके द्वारा। तो हर चीज इस तरीके से पढ़नी होती है। तो अब फिर देखो, अब हम इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। फिर क्लाइमेट चेंज, जब मैंने आपको बताया कि हमें हर डायमेंशन एक ऐसे में लिखने होते हैं, क्योंकि जीएस में हमारे पास वर्ड लिमिट होती है, तो आप उसके एनवायरनमेंट वाले पार्ट में इस चीज को लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट चलो, एथिक्स में ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि एक बार क्वेश्चन दिखाने से जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, डिस्कस एनी वन एनवायरमेंटल इश्यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है, इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तो मैं आप सबको, आप अपनी मर्जी से, आपको फिर जो भी टॉपिक अच्छा लगे आप उस पर लिख के आओ। अगर मैं एक ही सिर्फ कंटेंट ऐसे पकड़ा दूंगी तो सभी बच्चे उसको लिख के आएंगे, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सबको अच्छे से नंबर मिले उस चीज के लिए। फिर एज ए केस स्टडी, आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा उसको देखना। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, जीएस में भी केस स्टडी में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी ज्योग्राफी है वो जिन्होंने लिया हुआ है, चाहे वो 11th 12th में पढ़ रहे हो, वो भी इसका यूज कर सकते हो। अब देखो, जीएस थर्ड में ये सारे पार्ट मैंने आपको बताए थे। तब इस तरह से आप बार बार चीजों को देखते रहोगे और आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। तो उसमें भी हम इन्वायरमेंट वाले पार्ट में इसको लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट वाले पार्ट के क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ, वो इसलिए ताकि एकदम से आपको सब कुछ ऐसे मिक्सअप सा ना लगे, आप एकदम से सब कुछ देख के डर ना जाओ। अब सोचो मैं जा रही हूँ क्लास 9th और 10th तक भी, जब मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ तो एक 9th और 10th का बच्चा ये सारी चीजें नहीं सोच सकता। वहां पर भी तो ऐसे आते ही है ना कि हम वो पुरानी गाइडों को पढ़ते रहे और पुराना मटेरियल लिख के आए। जब हमारी चीजें बदल रही है, क्लाइमेट चेंज इतना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, तो हम क्यों वो पुरानी 10-10 साल 15-15 साल पुराना वही कंटेंट लिख कर आ रहे हैं, तो नंबर कैसे आएगा। तो 9th 10th वाले बच्चे भी जो होते हैं उनको ऐसे तो लिखना ही होता है, तो वो भी यहाँ से अगर देखें तो इस चीज को सीखें। तो एक ओवरऑल चीज है, मतलब आपको बस उसको यूज करना सीखना है कि आप एक जगह पढ़े और 10 जगह यूज करें। तो अभी तो इकोनॉमी में भी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट में भी, तो अभी मैं उसको नहीं लेकर आ रही हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ उस लेवल पर ले जाने के लिए। अब देखो कितने सारे ऐसे आए हैं, अगर मान लो हम इसके एक पार्ट में इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका हमने मतलब एक पार्ट के लिए यूज करा, हमने यू इतना सारा पढ़ लिया या इसका यूज हमने यही करा, यहीं पर ही करा है, लेकिन नहीं, यूपीएससी की थीम ही है ये हमें कैसे समझ में आती है ये देखकर। क्वेश्चन आया 1993 में, इकोलॉजिकल कंसिडरेशन नीड्स नॉट हैम्पर डेवलपमेंट। इसी तरह से 2006 में आया, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सतत आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। फिर 2008 में अर्बनाइजेशन एंड इट्स हैजार्ड्स। 2018 में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर ए क्लाइमेट चेंज रिसाइलेंट इंडिया, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले भारत के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां। अब आप ये देखो, पहले आया था 1993 में, फिर आया 2006 में, फिर आया 2008 में, फिर उसके बाद 2018 में, लेकिन अब लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसलिए पहले तो बहुत गैप में पूछा जाता था, लेकिन अब बहुत जल्दी पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो होते हैं। जैसे 2022 का ही क्वेश्चन देखो, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो अब आप सोचो, जब ये थीम है और हमें 250 मार्क्स का पूरा एस्से का पेपर होता है, तो अगर इस पर आ गया एक भी टॉपिक
तो हमारे पास बहुत सारा इस तरह से हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा हमारे पास कंटेंट भी रहेगा और हमें वो लंबे समय तक हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वो याद हो जाएगा। और जो कहते हैं ना 10 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सब कुछ लिखो कि क्या क्या लिखने वाले हो, तो अब मुझे लगता है आप वो ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी होती है वो उस चीज को सीख रहे होगे। और वो 5 दिन में जिस तरह से मेंस खत्म होता है तो हमें उस लेवल पर तैयारी करनी है, और उस लेवल पर तैयारी करने के लिए इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं ये ऐसे वाले पार्ट की ही क्वेश्चन ज्यादा क्यों लगा रही हूँ, ताकि जो अभी यूपीएससी 2024 का मेंस होने वाला है, जो कि 20/9/2024 को पेपर 1 ऐसे होने वाला है, तो अब आपको, अब ये आपका टाइम है, नाउ इट्स योर टाइम टू रिमूव दैट फियर, क्योंकि ये 250 मार्क्स का आता है, इसका भी वेटेज अन्य सब्जेक्ट से कम नहीं है। तो अब आपका टाइम है कि आप अपने इस एसए के फियर को लेकर इसको खत्म करो। कैसे होगा, मैंने एसए पर ये 10 लेक्चर लिए हुए हैं और इन 10 लेक्चर में मैंने आपको 10-10, 12-12 पेज नहीं लिखवाए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, वो उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बॉडी में किस तरह से लिखते हैं, ना कि ये नहीं कि 10-10, 12-12 पेज लिख के आपको सिर्फ भर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ 2 ऐसे लिख के आने हैं। और अगर आप हाउ टू यूज करना सीख लेते हो तो आप एक ही न्यूज को 10 से 20, 40, 50 जितनी जगह जाओ, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन होता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आपने यूज करने की वो आ जाती है, सीख जाते हो उस चीज को, तो आप कहीं पर भी उस एक इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एक ही कंटेंट को इतने अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि आप उसको 10 से 20 जगह यूज कर लो। तो इसलिए ये सब चीज में वो सिखाया गया है। एक कहानी सुनिए आपने कि या तो किसी को आप फिश दे दो, मछली दे दो रोज, ठीक है। अब मान लो आप तो कहीं चले गए, लेकिन वो अब आप पर डिपेंड हो गया, ठीक है। अब एक काम करो कि उस इंसान को मछली पकड़ना ही सिखा दो, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इन 10 लेक्चर लेने के बाद आप ये देखना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सब कुछ सीखने लग जाओगे, आपको मेरी भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप उससे पहले ये 10 लेक्चर लेना, क्योंकि 20 तारीख को एसए का पेपर आने वाला है, तो इनको कंप्लीट करके रख लो। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे चीजें आती जाएगी मैं इनको अपडेट भी करवाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको ये कोलकाता में जो केस हुआ, उसके बाद दिल्ली मुखर्जी नगर में ये जो बच्चों की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उससे रिलेटेड, तो सारी चीजें इस तरह से फिर आपको इसके बाद 10 लेक्चर में आप फिश पकड़ना सीख जाओगे। और उसके बाद मैं इस तरह का कंटेंट लाती रहूंगी जिससे आपकी जो नोट्स है हमेशा अपडेटेड रहे। क्योंकि जब हम कोचिंग करते हैं तो हम क्या, हमारा जो एग्जाम होता है वो किसी के 2 साल में निकलता है, किसी का 3, किसी का 4, किसी के 5 साल बाद, तो आपके जो नोट्स होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते और आप पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हो। तो यहाँ से फिश पकड़ना सीख लो, अपडेट का काम मैं करवा ही रही हूँ और आपको मुझ पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन 10 लेक्चर को भी अच्छे से फॉलो कर लेते हो। तो अगर आपको मेरा इनिशिएट पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लीज ऐसे 20 तारीख का पेपर है, तो मैं चाहती हूँ आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो एक बार भी अगर इस कंटेंट को देखकर चले जाए तो बस फिर मार्क्स तो आने ही है डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू।